सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा 2020 के बारे में, जो जेल वार्डन, फायरमैन व घुड़सवार के शिफ्ट पहले के गणित व रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में हल है। ये इसका पहला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। 76 नंबर से इसमें गणित का क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो हमने 76 नंबर से इसको लिया है। इसमें लिखा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 50% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए, पहले बढ़े या घटे, फिर बढ़े या घटे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक सूत्र याद कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई बटे 100। तो जहाँ पर वृद्धि होगी वहाँ पर हम प्लस का निशान का मतलब यूज करेंगे, और जहाँ पर घटने का अर्थ है वहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। इसी प्रकार से हम यूज करेंगे। पहले 50% बढ़ता है, पहले 50% बढ़ता है तो 50, और फिर 54% कम हो जाता है। तो पहले 50 और फिर y हो गया, फिर प्लस x इंटू वाई है तो 50 और गुणे माइनस का 54/100, 54/100। इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस का 4, और इधर 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 54 का तो माइनस का 27 आएगा, माइनस का 27 आएगा। तो माइनस का 4 और माइनस का 27 जब हम जोड़ देंगे तो माइनस का 31 आएगा, माइनस का 31। तो माइनस का मतलब हो गया कमी। तो हमें पता चला कि जब किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा और फिर 54% कम हुआ तो ओवरऑल क्या हुआ, उसके 31% की कमी आ गई। इसमें बी वाला कोई ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये एक मान दिया गया है, इसको हमें हल करना है। इसमें केवल हमें ये चीज़ देखनी होती है, जो एक रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसको गुणे में, और बाकी जो रूट के आगे लेके होती हैं उसको बटे में लिखते हैं। तो इसलिए 3 की पावर 3, और फिर बटे क्या आएगा, बटे आ जाएगा सबसे पहले 5 है, और फिर 3 और फिर 2। इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार हल करते हैं, जो रूट के अंदर उसको ऊपर, और जो रूट के आगे है उसको हम बटे में लिखेंगे। देखो रूट के आगे 5, रूट के आगे 5 है, रूट के आगे इसमें 5 है, तो ये देखो रूट के आगे 5 तो हमने 5 लिख दिया, बटे में 5 लिखा। फिर इधर कितना है, रूट के आगे 2 है, 2 लिख दिया। और फिर इधर कितना है, रूट के आगे फिर 2 नहीं 3 है, पहले 3 है, पहले 3 है, और फिर इसके बाद है 2, ये 3 और फिर ये 2, और जो रूट के अंदर पावर 3 है इसको ऊपर लिखेंगे। 3 से 3 कटा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/10, 5 दूनी 10। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस जहाँ आर की जगह हमने पी का यूज कर लिया है तो क्या हो जाएगा, पाई पी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाई पी स्क्वायर। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। यहाँ पर 6 लोगों का भार कितना है, 65 किलोग्राम ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार कितना है, 67। तो यहाँ से जो शुरुआती 5 लोग हैं, शुरुआत के जो 5 लोग, उनका औसत भार है 62.2 किलोग्राम। तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि जब 6 लोग हैं, पूरे 6 लोग हैं, उनका औसत भार 65 किलोग्राम है, और 5 लोगों का जो औसत भार है वो कितना, 67.2 किलोग्राम। तो ये कितना ज़्यादा है, 2.2 ज़्यादा है, किससे, एवरेज से। कितने लोगों में, 5 लोगों में। जब हम 22 पंचे 110, तो मतलब हमें पता चला कि यहाँ पर 11 क्या होता है, 11 बढ़ जाएगा, 11 बढ़ा हुआ है। तो जो ये 11 बढ़ा हुआ है, इधर हम 11 क्या करेंगे, कम कर लेंगे, तो इधर बचेगा 54। तो जो फाइनली जो
सब छठवां जो व्यक्ति है उसका अधिकतम भार कितना है, 54 किलोग्राम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका इसमें ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे क्या करेंगे कि 65 किलोग्राम के 6 लोग हैं तो 65 और गुणे 6 कर देंगे, तो 6 पंचे 30 और चरंग 36 और 36 और 3 क्या हो गया 39। ठीक है, ये पूरे 6 लोग हैं। लेकिन हमसे आगे ये बताया गया कि 5 लोगों का औसत भार है 5 लोगों का वो 67.2 किलोग्राम है। 67, तो 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, 1 36 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 हो गया। 336 है ना, तो सिंपल इसमें हम 336 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो जो तुम्हारा छठवां है उसका मान निकल आएगा। तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, इधर बचा कितना 8, 8 में 3 जाएगा तो 5 3 8 होता है, तो कितना बचेगा 54 किलोग्राम का आदमी। ये दूसरा तरीका है, वो पहला तरीका था। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद ये 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है, तो औसत जो गति है, औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल का जो सूत्र है वो है कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसी से निकालेंगे हम। तो जो एवरेज है, तो एवरेज को हम मान लेते हैं ए। इसके बाद लिखा कि 2 घंटे 20 मिनट में, तो 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना है 20/60, तो 20 3 60, 3 दूनी 6 1 7, तो ये आ जाएगा 7/3, 7/3 हो गया पहला। अब इधर 40 मिनट है, 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 40/60 करेंगे घंटा बनाने के लिए, तो 4 दूनी 4 और कितना होगा 2 3 6, तो 2/3 हो जाएगा। तो कुल यदि हम निकालते हैं कुल समय, तो कुल समय कितना है 7/3 और प्लस का 2/3, तो क्या हो जाएगा 9/3, 3 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 3 घंटा। तो हमें पता चला कि कुल समय कितना है 3 घंटा का है। तो जो कुल समय वो 3 घंटा है, और कुल दूरी निकालो अलग से, तो 3 नीचे आएगा। अब कुल दूरी क्या है 665 ये है और 824 है, इसको जोड़ो, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 4 9, 2 2 4 हो जाएगा, 8 और 6 14 हासिल 1, 6 1 7 होगा। 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा हो गया 14, 3 चौको 12, फिर 3 24, अभी 3 त्रिका 9, तो 2483 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल है। तो पहला ऑप्शन क्या है 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 हो गया। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से मिश्रित संख्या कौन सी है। मिश्रित संख्या, तो हमें इनमें से मिश्रित संख्या में बताना है। तो मिश्रित संख्या क्या होती है, जो ये वाली है पहला नंबर वाला जो, इसे मिश्रित संख्या कहते हैं। जो 2 सही 3/8 के रूप में लिखी है, इसे ये मिश्रित संख्या बोलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर 5। इसी प्रकार से 4x प्लस का ky बराबर 10 में असीम रूप से कई समाधान हैं। जब ये बात आती है असीम रूप से कई समाधान हैं, तो हमें पता होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है जब असीम रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें अलग अलग से 3 प्रकार से, जैसे एक अद्वितीय रूप से हल होता है, एक असीम रूप से हल होता है। तो इसी प्रकार से ये असीम रूप से हल होने का सूत्र हो जाएगा a1/a2 b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यदि इसकी हम तुलना करेंगे, जो पहला समीकरण इसका a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 होता है c1, तो a1 आएगा 2 बटे क्या आ जाएगा 2। अब a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो जाएगा कितना 3 और c1 का मान हो जाएगा -5। इसी प्रकार से जब आगे देंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2, तो इधर a का मान हो जाएगा 4, a2 का मान 4, b2 हो जाएगा k और जो c2 है वो हो जाएगा 10, वो हो जाएगा 10। इसी प्रकार से हम उस सूत्र में रखेंगे, क्या रखेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा 2 a1/a2, तो 2 बटे क्या आएगा 2/4,
फिर बराबर, इधर आएगा 3/k, फिर बराबर माइनस का 5/-10, माइनस का 5/-10, तो ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे हम, इसको तो 1 से 2 से कटेगा 4, तो 1/2 बराबर 3/k। यदि हम तिर्यक गुणा करा देंगे तो k का मान आ जाएगा 6। हमें यही ज्ञात करना जो k का मान है, तो k का मान आ जाएगा 6। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी दो ले सकते हैं, इधर भी दो ले सकते हैं, या तो हम 1/2 या बराबर 3/k लेके मान निकाल सकते हैं, या दूसरे स्थिति में 3/k बराबर इधर भी 1/2 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बचेगा, तो या तो इसको लेंगे, तो दोनों में हमें मान 6 की ही प्राप्ति होगी। 82 नंबर हो जाएगा। 83 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि माइनस का मतलब है गुणा, गुणे का अर्थ है योग, और प्लस का अर्थ है विभाजन, और भाग का अर्थ है घटाना। तो इसी में रखेंगे हम, तो सवाल लिखा है 40, 40 के बाद है गुणा, तो गुणे का मतलब है योग, तो प्लस आ गया। इधर लिखा है 12, 12 के आगे लिखा है प्लस, प्लस का मतलब है विभाजन, विभाजन का मतलब हो जाएगा 3। फिर माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब हो जाएगा गुणा, फिर हो जाएगा इधर 6, फिर भाग लगा है ना, भाग, भाग का अर्थ घटाव, घटाव का मतलब हो जाएगा 60। अब 3 चौको 12 हो गया, इधर हो जाएगा 40, प्लस का 6 चौको 24 और माइनस का 60। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 40 और 24 हो जाएगा 64, और माइनस का 60 जब घटाएंगे तो 4 बचेगा उत्तर। तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। लिखा है कि हर तिमाही में वेतन 10% की वृद्धि होती है। यदि हम देखेंगे 12 मंथ की तिमाही में 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, हमें ये पता चला कि जो 10% की वृद्धि है वो 4 बार होगी, 4 बार होगी, तो इसको निकालते हैं हम 4, 10% को निकालने के लिए 4 बार वृद्धि निकालते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है, कोई भी वस्तु 100 रुपये है, और इसको मैं 10 बार बढ़ाना है, तो 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, और फिर 110/100। तो नीचे जीरो कितने हो जाएंगे, 2, 2 4 ख़त्म करो, तो 2 ये ख़त्म हो गए, 2 4 ये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर 2 ये ख़त्म हो जाएंगे। अब आएगा देखो 121, और फिर गुणे 121, नीचे 121। अब मैं 121 गुणे 121 करना है, तो इसका जो मान आएगा ये कितना आएगा, ये कितना ज़्यादा है, 100 से 21 ज़्यादा, तो 21 का जो है होता है स्क्वायर 441, तो हमने 41 ले लिया, और हो जाएगा हासिल 4, और फिर इसमें कितना ज़्यादा है, 21 जोड़ देंगे हम, तो क्या आएगा 1 1 2, और 2 2 4, 142 आएगा, 142 ये 4 ये, तो 146 आ जाएगा, ये 146। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका इसमें ये हो जाता है, और नीचे क्या है 2 जीरो, तो 2 जीरो से हम देंगे तो कितना आएगा 146.41 आएगा, 146.41। दूसरा तरीका इसमें ये है कि हमने एक सूत्र भी बताया था कि x + y, अभी प्लस का x × y/100। तो पहले हम दो बार का निकालते हैं, तो सबसे पहले 10% लेंगे, शुरुआत का 10%, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, 10 और प्लस 10, और फिर प्लस का 10 और गुणे 10/100, तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया 20, सॉरी इधर होगा 20। पहले जब जोड़ेंगे 10 10 तो 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10/100, तो कट के बचेगा एक, तो 21% आएगा इधर। तो 2 साल का 21%, तो अगले 2 साल का भी 21%, हम 21% निकालते हैं, तो 21 और प्लस का 21 और प्लस का 21 गुणे 21/100, 21/100, तो इधर 21 दूनी 42 हो गया, और प्लस क्या होगा 4 4 1, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 46.41 आएगा, 46.41 ये हो जाएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 6.41 की वृद्धि हुई। तो पहली चीज़ कोई 100 थी, अब हो गया 146.41, या तो एक दूसरा तरीका ये है, पहले वाले में आएगा 146.41% की वृद्धि है, और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला
दूसरे में केवल 40% की वृद्धि है और पहले वाले में कितना था 46.41% की वृद्धि थी। तो हमें इस वजह से पता चला कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वृद्धि को विकल्प को चुनना चाहिए, तो पहले वाले को चुनना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 84 वाला। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, जबकि बी के पास 70 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में हो मतलब कि दशमलव में नहीं है, केवल एक पूर्ण अंक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है और सिक्का सभी के लिए एक समान सिक्का है, तो ए और बी के पास कितने सिक्के हैं? हमें ये पता है कि जो 63 लिखा है 63 और इधर लिखा है 77। अब इनको हमें हल करने में सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें दोनों में सबसे पहले कॉमन कौन है। हम जब गुणा करेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1.5 सत्ते 77। तो हमें ये पता चला कि जो 7 है तो ये इसका कॉमन हो गया। सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ ढूंढनी होती है, तो ये 7, इस सिक्कों की संख्या कितनी है 7 है। तो हमें पता करना है कि ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, कम से कम कितने सिक्के हैं। तो इस 7 जो पहले वाले में 9 सिक्के 7 ग्राम के हैं, इसी प्रकार से दूसरे वाले में 11 सिक्के 7 ग्राम के हैं, क्योंकि ग्राम के जो है ना वजन जो बराबर हो जाएगा, इस वजह से पहले में 9 और दूसरे में 11, तो कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 20। तो हमारे पास 20 सिक्कों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनमें कॉमन चीज़ ढूंढते हैं और जो एक कॉमन चीज़ है वो इसमें वजन को बताएगा, वजन को बताएगा। इसी प्रकार से जो आगे वाली संख्या है वो इसकी संख्या को बताती है। तो पहले 63 वाले में तो 9 गुणे 7 है, तो इसमें पहले वाले में 9 सिक्के हैं और दूसरे वाले में 11 गुणे 7 हैं, तो इसमें 11 सिक्के हैं। इस वजह से जो टोटल सिक्कों की संख्या है 9 + 11 बराबर 20 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर है। इसमें लिखा है कि 8 PM पर मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इसमें एक सूत्र होता है 11m माइनस का 60h/2। यहाँ पर माइनस की जगह हम लगभग लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है उसमें हम छोटी संख्या को घटाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है 8 बजे हैं, तो 8 बजे का मतलब होता है ये मिनट इसमें दिया नहीं गया, तो इस वजह से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7:60 भी हम लिख सकते हैं, 7:60 भी लिख सकते हैं। तो ये 7 है ये h को डिनोट करेगा और जो 60 है ये m को डिनोट करेगा। तो इस वजह से सूत्र में हम चलेंगे तो क्या है 11m, तो 11 गुणे m का मतलब हो जाएगा 60 माइनस 11m माइनस का 11m था, ठीक है। इसके बाद 60 गुणे 7 करेंगे जो मतलब क्या आगे 60h और बटे हो जाएगा 2, तो 11 छक्का 66 माइनस का 6 सत्ते 42/2 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, इसमें जाएगा 0, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा और 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा बटे 2, तो 240/2 का मतलब क्या हो जाएगा 120 डिग्री। क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो कौन सा है बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे एक कथन और 2 पूर्ण धारणाएं दी गई हैं। उत्तर को इस रूप में चुनिए। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। हमें कथन दिया गया है, ये कथन है, ये पूर्ण अवधारणा है। पूर्ण अवधारणा हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि हमें कथन के सपोर्ट में रहना है, कभी भी कथन का विरोध नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कथन के आगे और पीछे भी नहीं जाना है। जो चीज़ कथन के विषय में दिया गया है उससे ही हमें सत्य मानकर हल करना है। इसमें लिखा है कथन में कि शतरंज एक दिमागी खेल है, इस अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। पहला है कि विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। हमें ये बात बिल्कुल सत्य पता है कि विश्वनाथ आनंद जो है इस देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें कथन में कहीं भी विश्वनाथ आनंद की बात नहीं की गई है। इस वजह से हम पहले ऑप्शन को हम गलत मानते हैं।
इसी प्रकार दूसरा भी है, शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं। अब ये जो आनंद है, आनंद, तो आनंद फिर इसमें दूसरे वाले में भी आ गया, इस वजह से दूसरा वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से ना तो पहला है और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि इसमें नाम दिया गया और ऊपर में कहीं भी कथन में नाम नहीं दिया गया है। तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा होगा, ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, ये डी वाला, दोनों ही निहित नहीं है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वजह से यदि हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही है, डी का। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ये जो है जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। अब ये क्या है, दिशा का सवाल है। दिशा के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ऊपर वाले को हम उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को हम दक्षिण बोलते हैं, और जो जो इस साइड में है, राइट साइड में, उसको हम बोलते हैं पूरब, और जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं हम पश्चिम बोलेंगे। तो इसी प्रकार से जो सवाल है इसी प्रकार से हम चलते हैं। जी जो है, जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, तो मानते हैं कि जी यहाँ पर है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका जो बायां ये है, वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 मिनट चलता है। फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब वे अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद, अब अंत में बाईं ओर फिर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा, के बाद 20 किलोमीटर चलता है, 20 मिनट चलता है। अब प्रारंभिक हिस्से से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थिति ये, अब ये, तो प्रारंभिक स्थिति से 20 किलोमीटर दूर है और पश्चिम की दिशा में है। लेकिन दिशा तो पूछी नहीं गई, हमें ये पूछा गया है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो 20 किलोमीटर दूर है। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है 23, ये दी गई अगली जो श्रृंखला है, श्रृंखला आगामी संख्या ज्ञात करना है सीरीज की। तो सीरीज में सबसे पहले 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि जैसे मान लो कि ये संख्या कोई सीरीज दी गई 23, 28, 34, 41, 49 और फिर आगे निकालना है 49 है। तो सबसे पहले हम स्टेप चेक करते हैं। स्टेप में देखेंगे, स्टेप करेंगे प्लस माइनस गुणा भाग जो करेंगे इसमें बन जाता है, तो अच्छी बात है। नहीं दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में पहले में स्टेप चेक करते हैं, दूसरे में गुणा भाग प्लस माइनस चेक करेंगे और तीसरे में फिर मिक्स जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप। तो स्टेप में देखना है कि 23 से 28 जाने में हमने 5 जोड़ा, फिर 28 से 34 जाने हमने कितना जोड़ा, यहाँ पर 6 जोड़ दिया, और फिर 34 से 41 जाने में 7 जोड़ा, और फिर 41-49 जाने में 8 जोड़ा। तो सिंपल है ना, 5, 6, 7, 8। अब 49 से हमें जाना है कहाँ पे, आगे वाले स्टेप में, तो हम 9 जोड़ेंगे। 9, 8 क्या हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, तो 18 का मतलब हो जाएगा 58, तो 58 का मतलब हो गया सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये स्टेप से ही बन गया है। 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दी गई श्रृंखला में अगली कौन सी है, नोट दिए गए उत्तर जो आंसर दिया गया ये वाला और ये वाले में, इनको देखना है, में से सही उत्तर पहचानिए और विकल्प को उचित उत्तर चुनिए। मतलब इसी प्रकार से कौन सा विकल्प है जो हमें आगे बताना है। एक कामा लगा है बीच में, यहाँ पर जो अगले स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर एक गोला दिया गया है, एक बड़ा गोला है, उसके बाद फिर एक छोटा गोला है। तो हमने क्या देखा, जो आगे वाला स्टेप है उसमें जो है बड़ा वाला गोला, उसके अंदर एक छोटा वाला गोला आ गया, बड़ा वाला गोला बाहर है। अब जो है तीसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों अंदर हो गए। डी वाले में जो अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें दोनों अंदर हो गए, इसमें एक अंदर एक बाहर है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो अगले वाला स्टेप है वो सेम स्टेप यही वाला है। या तो इसमें डी सही है या तो बी सही है। अब डी और बी में हमें सबसे ज़्यादा जो है डी वाला ही लग रहा है, क्योंकि जो पहला चित्र है इसके बाद दूसरा चित्र बना ये वाला, इसी से अगले वाला चित्र बना है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा है, पहले वाला सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद अंदर छोटा वाला है, उसी को पहले और दूसरे को मिलाकर तीसरे वाला बनाया गया है। और जबकि दूसरे वाले में क्या है कि ये पहला वाला है और ये दूसरे वाले में
कि ये सबसे बड़ा वाला है, बड़े वाले के बाद भीतर ये है और इसके बाद तीसरे स्टेप में उसी को अंदर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा सा गलत लगता है, इस वजह से हम चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही से जाएंगे। चौथे का मतलब क्या हो जाएगा, ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में कौन सा बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन में है ए वाला। ऑप्शन में कौन सा दिया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रश्न में एक कथन और उसके दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तर्क ज्ञात करने के लिए हमने 2-3 बातें याद रखी थी। इसमें तर्क में हमें 2 चीज़ें, एक तो कमज़ोर और एक ठोस। हमें ठोस तर्क और कमज़ोर तर्क के बारे में बात करना है। ठोस तर्क में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा सत्य होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही होती है। बड़े लोगों की सलाह जो होती है वो सही होती है और एक तरीका जो है वो भी सही होता है। और कमज़ोर में क्या होता है कि यदि हम किसी भी चीज़ से तुलना करेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी, मित्रों की सलाह गलत हो जाएगी, एकमात्र तरीका भी गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं तर्क। पहला जो है लिखा है कथन, कथन लिखा है कि क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू किया जाना चाहिए। पहला तर्क है हाँ, ये यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होती है। यहाँ पर ना हटा के यहाँ पर धन लिखेंगे, धन की बचत होगी, ये बात बिल्कुल सही है। बुलेट ट्रेन आने से हमें समय और धन दोनों की बचत की जा सकती है। अगला क्या है, नहीं, इसके लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। ये भी बात सही है कि जब तक हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता नहीं होगी तो हम बुलेट ट्रेन को नहीं चला सकते। दोनों तर्क अपनी जगह अलग अलग बिल्कुल सही हैं। इसमें दोनों तर्क बिल्कुल सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इस वजह से हम तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे जो बी वाला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों तर्क बिल्कुल मजबूत हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। ये विवरण 4 खेल ए, खेल बी, खेल सी, खेल डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों में खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्र भाग लेते हैं, हमें ये बताना कुल कितने भाग छात्र लेते हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, टोटल छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले हम एक गोले को गिनेंगे। क्या है, सबसे पहले एक गोले को गिनेंगे। ये बी वाला गोला पकड़ते हैं, इसमें लिखा है 20 लिखा है। अब 20 के बाद आएगा 9, 20 के बाद 9 के बाद आएगा 4 के बाद क्या आ जाएगा 4, 20, 9, 4, 1, 7, 1 के बाद आएगा 7, 1 के बाद 7 और 7 के बाद आएगा 6। तो 20, 9, 1, 10, 30 हो गया और 30 और 6, 36 और 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 और 7 43। तो इस गोले का जो जोड़ है वो 43 है, इस वाले का बी वाले का। फिर क्या बचा, फिर बचेगा इधर 40, इधर 40 बचा, फिर इधर बचा 8, फिर इधर बचा 30 बचा, फिर क्या बचा प्लस का 5 और प्लस का 10 बचेगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ो ज़रा, तो क्या आएगा इसमें, तो 40, 10, 50 और 50 और 30 क्या हो जाएगा 50 और 30 80, 80 और 40, 80 और 40 120 हो गया। 80, 40, 120 और 20 के बाद कितना होगा 5, 8, 5, 13, 8 और 5 13, 8, 5, 13 और 13 और 3 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 136 हो गया। 136 कहीं कुछ छूट गया है क्योंकि 4 अभी और आएगा तभी यहाँ पर जोड़ हो जाएगा 140 आएगा इसका हेड
140। इसको दोबारा चेक करेंगे। दोबारा जब चेक करने पर क्या आएगा, दोबारा चेक करने में, दोबारा जब चेक करेंगे तो क्या आएगा इसमें, दोबारा चेक करने पे सबसे पहले हमें देखेंगे चित्र ये वाला। तो इसमें क्या लिखा है, जो बी वाला है, तो बी वाले में लिखा है सबसे पहले 20, बी वाले में 20 है। और फिर इधर लिखा है 9, 9 के बाद 4, 9 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 7, फिर के बाद 6 लिखा है। इसको जोड़ो 20, 9 1 10, 20 10 30, 30 10 40, 6 4 10 40, और 40 ये है 7, 40 और 7 47 आएगा ये वाला। ये थोड़ा सा जोड़ गड़बड़ हो गया था। इसका जोड़ 47 आएगा, क्योंकि 7 6 13 14 4 18, 18 और 9, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 27, 27 और 20 47। इसके बाद ये 40 बचेगा, सी वाला 40 आएगा ये वाला। इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा ये 8, ये बीच वाला 8 आएगा। फिर इसके बाद बचेगा क्या, ये वाला 30 आ जाएगा, ये वाला 30 आएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। और फिर ये बचेगा 5, ये 5 आएगा। और फिर ये बचेगा 10 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 47 क्या हो जाएगा, 13 और 47 60, 60 और 40 100, 100 और 10 110, 110 और 30 140। तो सिंपल इसका उत्तर क्या है, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 140 नंबर बिल्कुल सही है। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जो दूसरी जोड़ी पहली जोड़ी से जिस प्रकार से समरूप है उसी प्रकार से हमें इसको आगे बताना। इसमें लिखा है CACTUS, आगे लिखा है CACSUT। तो हमको ये पता चल रहा है कि जो CAS है इसको बीच से काटो, फिर उल्टा पढ़ना है CAS, फिर SUT। इसी प्रकार इसको बीच से काटेंगे तो ZUB पढ़ेंगे हम। और फिर क्या होगा, REZ। तो ZUB कौन सा, ZUB बी सी वाला ऑप्शन है केवल, ZUB। ये CAC लिखा है, CAC। इसको चाहे सही इधर से पढ़ो और चाहे इधर से पढ़ो तो CAC आएगा। इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जबकि हमें पढ़ना कौन सा है, ये वाला पढ़ना है, उल्टा वाला पढ़ना है CAC। इसी प्रकार से जब BUZ लिखा है तो इसको हम इधर पढ़ेंगे तो क्या होगा, ZUB आएगा, ZUB आएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि MATURITY शब्द का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो पहले लिखा है नेचुरल, हमें एल कहीं नहीं दिख रहा है पहले वाले से, इसमें जो है एल कहीं नहीं है। दूसरे वाले में जो है ई बना है लास्ट में, इसमें ई भी कहीं नहीं है। इधर तीसरे में ATRI है, U और M बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 के बाद 95 नंबर में लिखा है कि जब 95 नंबर के जब देश जेड के शहर साहस की तुलना अन्य शहरों से की जाती है। ये एक प्रकार का जो सामाजिक ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से ही संबंधित होते हैं। इसमें हमारा समाज का जो ज्ञान है उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिया जाता है। उन क्वेश्चन के आधार पर हमें सही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, तो उनको हम भी इसी सेट में हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है ये क्या लिखा है, इसको सामाजिक अध्ययन के आधार पर इसको हम देखेंगे। इसमें ये लिखा है पहले वाले क्वेश्चन में कि जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उनके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर साहम में इस तरह की समस्याएं निम्नलिखित में से किस कारण से हो रही हैं। देखो कोई एक शहर है, अब उस शहर में कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं जो पाई जा रही हैं, किसकी समस्याएं हैं, गंभीर कानून की व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये किस कारण से हो सकता है, तो हमें ये ऑप्शन से
बताना होगा। तो पहला क्या लिखा है ऑप्शन, शहर का नियोजन विकास। तो ये तो बात गलत हो जाएगा, क्योंकि जब विकास होगा उसमें, तो उसमें कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो शहर का नियोजन हो रहा है ना। दूसरा वाला क्या, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, ये हो सकता है। सी वाला ऑप्शन क्या है, आदमियों में असमानता का अभाव, ये वाला भी गलत हो जाएगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जब ये वृद्धि हो रही थी, ये बात भी गलत है। वृद्धि हो जाएगी तो कानून और व्यवस्था के समस्या का सामना क्यों करना पड़ेगा। इसमें हमें तो कहीं ना कहीं बी वाला ऑप्शन सही लगेगा, क्योंकि जब जिस शहर में प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश होता है, वहाँ पर कानून व्यवस्था का समस्या हमेशा बना रहता है। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश है, जो प्रवासी लोग हैं वो जब अनियंत्रित प्रवेश करते हैं तो वहाँ तक की कानून व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा करते हुए, लेकिन इससे सूचना सुरक्षा के लिए चिंता भी बढ़ी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्टता के अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इससे सूचना सुरक्षा के लिए चिंता भी बढ़ी है। साइबर अपराध के रुझानों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं। अब जब कोई चीज़ का डिजिटलीकरण हुआ है, अब डिजिटली के साथ साथ वहाँ पर कई चीज़ों के अपराध भी वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अब कौन कौन से अपराध हैं वो हम देखेंगे। पहला क्या है, हैकिंग, बिल्कुल बात सही है। हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि वहाँ की वेबसाइट हैक हो गई, तो हैकिंग बिल्कुल सही है। स्नैचिंग इससे संबंधित नहीं है, नहीं है। फिशिंग बिल्कुल बात सही है। फिशिंग मतलब होता है फांसना, किसी भी प्रकार से हमें जो है हैकिंग के द्वारा या किसी डिजिटलीकरण के द्वारा हमें फांसा जाता है। फिर पिक पॉकेटिंग, ये बात गलत हो जाएगा। और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये थेफ्ट मतलब होता है चोरी करना, तो यही वाला है। ए के बाद सी के बाद ई, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि हैकिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है और आइडेंटिटी थेफ्ट भी होती है। क्योंकि अभी हमें पता चलता है कि जो बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इनके पास हमारी बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन होती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है हमारी आइडेंटिटी को बेच देते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार के ऐड हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार से डिजिटल चोरी होती है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बताता है। तो इसमें कौन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन लिखा कि रामनाथ एक विदुर है। रामनाथ के एक इकलौता बेटा अमेरिका में शादी की। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, उसके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल का काम है। वे उनके लिए रूखे और स्नेहहीन हैं। ये उनके बेटे को परेशान करता है, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वे अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पिता बड़े ही अड़ियल किस्म के हैं। ये परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संभावना है। व्यवहार, ये जो उनका रामनाथ का जो इकलौता बेटा है वो अमेरिका से शादी करता है। तो इस वजह से जो उनके पिता हैं वो ये शादी को मंजूर करने को तैयार नहीं होते हैं। अनेक बार समझाने पर भी वो तैयार नहीं होते। तो इस प्रकार से हम जो ये ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन के आधार पर किस प्रकार से हम उनके जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला लिखा है कि वे अपनी पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी कर सकते थे। ये तो कोई बात नहीं बनी है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, वे अपने पिता और अपनी पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा, ये हो सकता है। सी वाला, वे अपनी पत्नी को अपने करने के लिए मजबूर करेगा,
देखो, मजबूर करने की बात हो या ना हो, पहले जो है पिता को कई बार समझाया गया है, फिर भी नहीं माने हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पहले समझाया जा चुका है तो बाद में समझाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वह अपने पिता को त्याग कर अमेरिका चला जाएगा, ये भी बात गलत हो जाएगा। अमेरिका में शादी हुई है लड़की से, तो अमेरिका जाने की बात तो गलत है, लेकिन ये बात सही हो जाएगा कि वे अपने पिता और अपनी पत्नी, यहाँ पर पत्नी आएगा, पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। एक जगह उसकी पत्नी रहेगी और दूसरी जगह उसका पिता रहेगा, तो जो उसका जो जीवन यापन है वो चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकता है? हमें अपने मनपसंद की नौकरी मिलेगी तो हमें किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है? यदि हमें अच्छा वेतन प्राप्त हो रहा है तो नौकरी रुचि अधिक होने की संभावना यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर अच्छा वेतन मिलता है वहाँ पर नौकरी हमें रुचिदायक होगी। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह नौकरी से संतुष्ट अवश्य होगा, ये भी बात गलत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने वाला उसको फेवरेट ही उसकी नौकरी मिल जाए। तीसरा का, यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी पर बने रहने की खुशी होगी। डी वाले ऑप्शन में, यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इसमें इस नौकरी से खुश रहने की संभावना बिल्कुल सही है। जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो ये सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब नौकरी में मेरी रुचि है तो उसमें खुश रहने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। 99 नंबर क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है कि एक को छोड़ देंगे और बाकी को कार्य करने की अनुमति है। पहला ऑप्शन लिखा है कि कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये वैसे तो सही है, लेकिन हमें बताना है कि एक को छोड़कर सभी की अनुमति है, तो ये तो अनुमत है, बी वाला ऑप्शन। विरोध करने वाले लोगों को डराने की बजाय बातचीत करने का सहारा देना चाहिए, ये भी बात सही है। अस्पताल जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना चाहिए, ये भी बात सही। तो ये नीचे वाली तीनों बात बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा बात है? ए वाला बात गलत है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेज पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगी या ठगे जाने से रोका? तो पहला क्या है? अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रण को अलग करके, तो बिल्कुल बात सही है कि जब हमें पता चल गया कि हमारा भाई हमसे ठगी कर रहा है तो काम और दोहरे नियंत्रण को अलग करना बिल्कुल उचित बात है। मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देन को स्वीकार कर देना चाहिए, ये भी बात सही है। फिर चेक बुक को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, ये भी बात सही है। लिखावट में कई बदलाव के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए, ये भी बात सही है। यदि कोई हस्ताक्षर सही से कर लेता है उनके अलावा तो हमें हस्ताक्षर को चेंज भी करना उचित होता है। तो इस प्रकार से हमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, ए बी सी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें चारों बिल्कुल सही हैं। 101 नंबर, नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, बात गलत है, अभिनेता बनने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, भी बात गलत हो जाएगी। नाग को भावनाओं में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, ये बात सही है। नाग का दृष्टि वैज्ञानिक होना चाहिए, ये भी बात सही गलत है, तो सी वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। 101 के बाद 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्वालिटी इंश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के दौरों के माध्यम से सफलता मिली। इस नौकरी के 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की।
आवश्यकता होती है। जब इस नौकरी में हम पहुंच जाएंगे तो 3 महीने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की ज़रूरत होती है। वे अपने नियोक्ता को पहले बता देना चाहती थी, इसलिए उन्हें सूचित किया गया कि 3 महीने की गर्भवती है। अब उन्हें ये भी पता है कि जो ये कौन है, मैरी जो है वो 3 महीने की गर्भवती भी है। साक्षात्कार पर उससे उनके उत्तरों से बहुत खुश था, लेकिन आश्वासन के बावजूद कि वे एक न्यूनतम पेरेंटल लीव लेगी, चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया गया, क्योंकि वे क्या थी, एक गर्भवती थी। जब वह गर्भवती थी तो इस वजह से हर जो 3 महीने बाद एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बात है वो पूरा नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से जो है उसका जो है ना चयन जो है वो रोक दिया गया। तो कारण क्या था, उसके गर्भवती होने का कारण था। 102 का 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन वेद गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल से खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। वेद एकल है, पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस व्यस्त रहने के लिए काम करती है। तो इन बच्चों की मदद के लिए बेत क्या कर सकती है। देखो बेत जो है ना वो एक अच्छे परिवार से है, वो केवल अपने व्यस्त रहने के लिए काम पर जाती है। तो वो देखती है कि कुछ बच्चे जिस समय स्कूल जाना चाहिए उस समय वे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार जब बेत देखेगी तो वो उसके दिमाग में कौन सी बात आएगी जो वो कर सकती है। पहला नंबर क्या है, नंबर ए में कि उसके पास जाए और उससे बात करके कुछ समय बिताए, बात गलत है ये। तो मतलब क्या है, वो टेनिस का खेल खेल रहे थे, मतलब कि क्रिकेट वगैरह कुछ खेल रहे हैं, तो उनके पास जाकर समय बिताने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल खरीदें, ये भी बात गलत है। अपने भाई को साथ लाएं और उससे खेलने का तरीका सिखाएं, ये भी बात गलत है। उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताना चाहिए, ये बात सही है। क्योंकि जिस समय पढ़ने का समय, इस समय वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 नंबर क्वेश्चन, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा की परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। अब परीक्षा का प्रीति और रंजना दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करेंगे, उसमें फीस में कोई छूट थोड़ी ना होती है, वो एक ही समान फीस का भुगतान करेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह पूरा काम नहीं करता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए कहने में संकोच नहीं करता। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो वो मना कर देता है। कौन, आकाश। ठीक है, आकाश जो है, आकाश जिस काम को नहीं कर पाएगा वो क्या करता है, उसको मना कर देता है। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन अधिकांश काम को पूरा करने में विफल रहता है। भरत जो है काम को ले तो लेता है लेकिन विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, और जो चंदू हैं वो नए काम नहीं लेते जिसको सीखने की आवश्यकता है। ये हो गया। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वे मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। तो इस प्रकार चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ कौन है। देखो जो आकाश है, आकाश वो क्या करता है कि जो काम कर लेगा उसको लेगा, जो काम नहीं करेगा उसको छोड़ देगा। जो भरत है, भरत सभी काम को ले लेता है लेकिन सारे काम को नहीं कर पाता है भरत। और जो चंदू है, चंदू नए काम सीखने के लिए नहीं आया है। और जो बचा कौन, दामोदर जो है वो डरता है। इस प्रकार से जो आकाश है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, जितने वो काम कर सकता है उतने लेता है, बाकी जो काम वो नहीं कर सकता है उसको वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये पाया गया कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने में
चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधा का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है? तो केवल तरीका क्या है? पहला लिखा तरीका कि ट्रेन में नेत्र यात्रियों की सुविधा के लिए अगले स्टॉप की श्रव्य ध्वनियाँ या श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराई जाना चाहिए। ये बात सही हो सकती है। अधिकारियों को तुरंत नेत्र यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेन का उपयोग करने से रोकना चाहिए। बात गलत हो गई, क्योंकि ट्रेन यात्रा जो है रोकने से सफलता नहीं मिलेगी, उसमें चेंज करने से सफलता मिलेगी। सी में क्या? यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशन पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणा करनी चाहिए। कहाँ से? स्टेशन पर। तो स्टेशन पर यदि कोई घोषणा की जाएगी तो हमें ट्रेन के अंदर चीज़ें नहीं सुनाई पड़ेंगी। बात गलत हो गया। अधिकारियों द्वारा सभी नेत्र यात्रियों को एस्कॉर्ट के साथ विशेष ट्रेन उपलब्ध, ये भी बात गलत हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि नेत्र जो है हीन बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उसको ट्रेन के अंदर ही अगले स्टॉप के लिए श्रव्य ध्वनियाँ उपलब्ध की घोषणा करनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, तलाक देने वाले दंपति के सामने बच्चों की कस्टडी एक महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेता है। पिता की स्थिति के आधार पर। बात गलत है। माँ की स्थिति ना, वकील ना, बच्चों के सर्वोत्तम हित, बच्चों के जो सर्वोत्तम हित के बारे में सोचेगा उसी में जो है ना उनको रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वे अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देना चाहता था। वह उन्हें पटाखा न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कारणों में उसको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखा नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी। पहला क्या? हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है। ठीक है, पहली बात मान सकते हैं। दूसरी, आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्यौहार को कैसे मनाइए। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मनाना चाहता है वो। एक भारतीय परंपरा है और हमें अपने सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। ये भी बात गलत हो जाएगी। पटाखा फोड़ना कोई परंपरा नहीं है। फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये तभी इस प्रकार से हमारे बीच रहने वाले कीड़ों को बीमार देती है। ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब हम पटाखा छोड़ते हैं, जब हम पटाखों को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है वो वायु में क्या होता है? घुल जाता है, वायु में घुल जाएगा। और जो ये वायु में प्रदूषण घुल जाएगा वो सीधे हमें हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा वो फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से ही संबंधित होता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 108 के बाद 109 नंबर क्वेश्चन, केट जो है डाइविंग कर रही है। तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फोन पर है ना टेस्टिंग करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइव कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कैट की ओर से उचित होगी? पहला क्या है कार्रवाई? कि वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखिए। बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सड़क पर चलना और सड़क पर दुर्घटना होना वो सभी के विषय में एक समान होता है। बी वाला, कोशिश करके ड्राइवर तक पहुंचे, अपनी खिड़की खोले और उस पर चिल्लाएं। ये भी बात गलत है, उससे भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। सी वाला, ध्यान भटकते हुए ड्राइवर को ओवरटेक करें। ध्यान भटकते हुए ड्राइवर को ओवरटेक करें, अपनी गति धीमी करें और उससे आगे निकल जाए। ये भी बात गलत हो जाएगी, इससे भी दुर्घटना की संभावना बिल्कुल बनी रहेंगी। और जो डी वाला ऑप्शन है, जैसे ही वह देखे कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेस्टिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान देना जरूरी है। 9 के बाद हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीयकरण के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं में भारतीय सांप्रदायिक
सद्भावना में विघ्न डालता है। तो पहला क्या है कि उन्हें धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा की, नहीं, बात गलत है यूँ। उन्हें अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी, उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानता पैदा की, ये भी बात गलत हो जाएगी। उन्होंने भाषाई मतभेद, सांप्रदायिक जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन किया, ये भी बात गलत हो जाएगी। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की, है ना, एकता और सद्भावना बनाई, ये बात सही हो जाएगी, सद्भावना बनाई, क्योंकि निम्नलिखित एक प्रकार से छोड़कर अंग्रेजों की अन्य भावनाओं से सांप्रदायिक विघ्न डालता है। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये उससे विघ्न नहीं डालता है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये क्या करेंगे, ये जो है अंग्रेजों के उसमें ये विघ्न का काम करते हैं, ये एक प्रकार का विघ्न है तीनों। और जो ये उनकी नीतियाँ आक्रोश सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की के लिए बनाई गई है, ये विघ्न के बारे में बात आता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।